हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट आल क्लासेस पे। जैसा कि पिछली हमने क्लास में आपको एक सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत धौलावीरा के बारे में सारी जानकारी हमने दे दी थी। आज उसके आगे का जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो आपका चान्हू आता है, उसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवशेष मिले, कहाँ पे स्थित है और इसकी खोज कब हुई थी। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट हम आपको समझाते हैं, चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए या फिर देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हम इसका पहला देखते हैं कि उत्खनन कार्य जो चान्हू का था वो किसने किया। तो लिखा हुआ है इसका उत्खनन कार्य 1931 में NG मजूमदार ने किया। ठीक है, इसका उत्खनन कार्य जो है 1931 में NG मजूमदार ने किया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं स्थित कहाँ पे है यह पाकिस्तान स्थित कहाँ पे, यह पाकिस्तान सिंध प्रांत। ठीक है, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। ये स्थित कहाँ पे याद रखिएगा कि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके नंबर 1 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो नंबर 1 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि यह नगर मोहनजोदड़ो से, ठीक है, यह नगर मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत में स्थित है। क्योंकि इससे पहले कि हमने जो आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो यानी कि हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो दो प्रमुख नगर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो उसमें का जो मोहनजोदड़ो है दूसरा जो आपका नगर बताया था, तो उस मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है, यानी कि सिंध प्रांत में। ठीक है, क्योंकि वो भी पाकिस्तान में था और ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नंबर अगला नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर कुत्ते बिल्ली के पैरों के निशान मिले। ठीक है, जब यहाँ पे उत्खनन कार्य हुआ है तो जो पुरातत्व विभाग के जो भी लोग वहाँ पे खुदाई करवाया, उत्खनन कार्य करवाया, तो वहाँ से इनको कुत्ते और बिल्ली के पैरों के जो निशान हैं वो मिले हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगले नंबर 3 पे लिखा हुआ है मकान जो थे, मकान पक्की ईंटों से तथा सभी गलियों में पक्की ईंटों से ढकी नालियां बनी थी। से आज से बहुत साल जो पहले जो पुराने मकान होते थे तो पक्की ईंटों से मकान तो बने ही थे, लेकिन जो गलियों में, ठीक है, गलियों में पक्की गलियां होती थी उसके साइड में नालियां होती, तो उसको नालियां बनाने के बाद उसमें जो है नालियां जो थी उसके ऊपर से ढकी हुई मिली हैं। ठीक है, तो ये है मकान पक्की ईंटों से तथा सभी गलियों में पक्की ईंटों से ढकी नालियां बनी थी। ये नंबर 3 पे क्लियर हो गया। अगला हम देख लेते हैं नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि एक वर्गाकार मुद्रा की छाप पर 2 नग्न नारियां बनी हुई हैं। ठीक है, जो वहाँ उस समय की जो वर्गाकार यानी मुद्रा जो थी उस पर 2 नग्न नारियां बनी हैं जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हैं। ठीक है, जो हाथ में एक एक ध्वज पकड़े हैं और ध्वजों के बीच पीपल की पत्तियां निकली हैं। ध्वजों के बीच में पीपल की पत्तियां भी निकली हुई हैं। तो ये नंबर 4 पे क्लियर हो गया। अगला हम देख लेते हैं नंबर 5 पे लिखा हुआ है यह एकमात्र पुरा स्थल है। ठीक है, यह एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं। ये याद रखिएगा कि एक पहला मात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से वर्गाकार जो वर्गाकार की जो ईंटें हैं यहाँ से ही प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे है तथा अलंकृत हाथी पाया गया है। ठीक है, अलंकृत हाथी यानी कि हाथी जो वहाँ पे आकृति मिली है उसको बहुत ही वेशभूषा उसकी जो है बहुत ही अलंकर उसको बहुत ही ज़्यादा अलंकरण किया गया है। ठीक है, ये नंबर 5 पे क्लियर हो गए। आगे हम देखते हैं नंबर 6 पे लिखा हुआ है यहाँ से तांबे की बदक मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट, यहाँ से तांबे की बदक मिली है। ठीक है, ये नंबर 6 हो गया आपका। आगे हम देखते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे लिखा है यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य। ठीक है,
एक बात और बताना चाहेंगे कि चान्हो जो था वो मुख्यतः जो है ज़्यादातर सौंदर्य प्रसाधन, जो लिपस्टिक और काजल इत्यादि के जो अवशेष मिले हैं वो सब आपके चान्हो दड़ों से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया है कि चान्हो दड़ो जो है वो सौंदर्य प्रसाधन के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अन्य किसी स्थल में सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इस चीज़ को याद रखना कि चान्हो दड़ो ही एक ऐसा स्थल है जहाँ से आपके सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। तथा आगे लिखा हुआ है तथा शौचालय की व्यवस्था मकानों से मिलती है। उस समय की जो उत्खनन कार्य हुआ, इस समय जो पुरातत्व विभाग के जो भी लोग वहाँ पे किए, तो वहाँ पे जो मकान थे उनके अंतर्गत शौचालय की भी जो व्यवस्था होती थी वो मकानों से मिलती है। ठीक है, तो नंबर 7 में क्लियर हो गया। आगे हम देख लेते हैं नंबर 8 पे। ये लिखा हुआ है यह एक छोटा सा नगर था, क्योंकि अन्य नगरों की अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो उनसे ये नगर छोटा था। ठीक है, और इसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र माना जाता है। ठीक है, इसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र माना जाता है। ये याद रखना कि एक छोटा सा नगर था और इसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र माना जाता है। अगला नंबर हम देखते हैं 9 नंबर। इस नगर की किलेबंदी नहीं होती थी। ठीक है, जैसे कि हमने धौलावीरा के बारे में आपको बताया था कि वहाँ पर चार दीवारी चारों तरफ से उस नगर को घेरा गया था, लेकिन इस नगर को किलेबंदी नहीं की गई थी। तो ये जो आपका चान्हो दड़ो है, ये मुख्यतः जो अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए उनके बारे में हमने आपको बता दिया कि यहाँ से क्या क्या प्राप्ति हुई, कहाँ पे स्थित है और उसका उत्खनन कार्य कब हुआ और यहाँ की मुख्यतः किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में हमने बता दिया कि ये सौंदर्य प्रसाधन के लिए ज़्यादा अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। बाकी चीज़ें और भी हैं जो हमने आपको एक एक करके बता दी है। ठीक है, तो ये चान्हो दड़ों के अंतर्गत आते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपका ये स्थल आता है। इसी के तरह एक और है आपका बनावली, जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा ही है, समझ लेते हैं। ठीक है, एक एक करके इसमें भी पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि कहाँ पर ये स्थित है। ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी हमने आपको बता दिया था, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम में जहाँ जहाँ भी आप जो नगर इसके फैले थे वहाँ तक की जो क्षेत्र और उसके नाम जो थे वहाँ के अवशेष जो प्राप्ति हुई उसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक बनावली भी एक ऐसा क्षेत्र है जो आपका अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो उसके बारे में हम देखते हैं कहाँ पर स्थित है और उसके अंतर्गत कौन कौन से अवशेष मिले हैं और कब इसकी उत्खनन कार्य किसने कराया है, तो समझ लेते हैं इसमें भी। ये इसका पहला देखते हैं, यहाँ पे ये बनावली है, इसका नाम ही बनावली। अब इसमें देखते हैं इसका उत्खनन कार्य 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट, जिनका ज़्यादातर नाम RS बिष्ट करके आता है, इनका शॉर्ट में नाम है RS बिष्ट, वैसे इनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, ने की थी। ये याद रखना कि इसका उत्खनन कार्य 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट यानी कि RS बिष्ट ने की थी। ठीक, अब आगे देखते हैं स्थित कहाँ पे है। तो ये जो है स्थित कहाँ है, ये हरियाणा के। अब ये अभी तक तो जितने स्थल हमने आपको बताए वो ज़्यादातर कहाँ थे, पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये भारत के अंतर्गत, ये हरियाणा राज्य जो है उसके अंतर्गत ये आपका स्थित है। तो ये है हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के क्षेत्र में आता है। अब ये रंगोई नदी जो है इसकी जगह पे कभी भी सरस्वती नदी भी आ जाती है। ठीक है, तो चाहे तो लिख लो इसकी जगह पे सरस्वती नदी भी आ जाती है। ठीक है, मतलब आप लिख करके लिख लेना, इसमें हम भूल गए लिखना, आप लिख लीजिएगा कि रंगोई नदी सरस्वती नदी के क्षेत्र में आता है, क्योंकि नाम कोई भी आ सकता है, सरस्वती भी या रंगोई नदी। ठीक है, ये स्थित होगी कहाँ पे स्थित है हमने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश के ये आपके हरियाणा राज्य के हिसार जिले में रंगोई नदी के क्षेत्र में आता है। ठीक है, आगे का हम देख लेते हैं। अब 1 नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैसे आपके नगर था, यहाँ से क्या मिले, क्या अवशेष मिले, उन सारी चीज़ों कलाओं के बारे के अंतर्गत क्या कौन सी उपलब्धियाँ मिली वो हम देखते हैं, क्या साक्ष्य हैं। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं, इसका लिखा हुआ है इस नगर में आयताकार और वृत्ताकार, ठीक है, आयताकार और वृत्ताकार घरों का निर्माण किया गया था। ठीक है,
इस नगर में आयताकार और वृत्ताकार घरों का निर्माण किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है पॉइंट, ये याद रखिए ना कि बनावली में जो थे घर जो निर्माण हुआ है या तो वृत्ताकार यानी गोल में हुए या तो आयताकार यानी कि आमने सामने की जो ही दीवारें होती थी वो आपके बराबर होती थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं नंबर 2 पे लिखा हुआ है यहाँ से मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार भी मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन तो सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर ही मिले हैं, लेकिन यहाँ से भी मिट्टी के बर्तन और तांबे के औजार भी मिले हैं। ठीक है, ये नंबर 2 पे आपका हो गया। नंबर 3 पे देखते हैं। नंबर 3 पे लिखा हुआ है यहाँ से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का प्रमाण मिलता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पता चलता है कि ये जो कृषि आधारित व्यवस्था का प्रमाण मिलता है यानी कि यहाँ पे कृषि होती थी। कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे कृषि जो है आधारित अर्थव्यवस्था मिली है। ठीक है, आगे हम देखते हैं चौथे नंबर पे हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है आपका बनावली के लोग, ठीक है, बनावली के लोग कुम्हार कला धातु कला और मनके बनाने में निपुण थे। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि उस समय कच्चे और जो आपके मिट्टी के बर्तन होते थे उनका और धातु यानी कि तांबे के जो भी औजार या जो भी मोहरे होती थी या जो भी वहाँ के खिलौने बनते थे वो ज़्यादातर मिट्टी के या धातु के ही बनाए गए हैं। इसलिए इसको बनावली के लोग जो है कुम्हार कला और धातु कला और मनके बनाने में निपुण थे। ठीक है, आगे का हम पॉइंट देखते हैं नंबर 5 पे। यहाँ पे लिखा गया है यहाँ से गेहूं और जौ के साथ साथ सरसों के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे जो उत्खनन कार्य हुआ तो यहाँ से गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं और उसके साथ साथ सरसों के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हमने बताया था 3 नंबर पे कि यहाँ से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का प्रमाण मिलता है, तो यानी कि गेहूं और जौ साथ साथ सरसों के प्रमाण मिले हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो कृषि थी आधारित व्यवस्था वो आपके कृषि पर आधारित ही थी। ठीक है, तो कृषि वहाँ पर होती थी, इससे पता चला है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं नंबर 6 पे लिखा हुआ है यहाँ से कपास के साक्ष्य भी मिले हैं। अब यहाँ से जो कपास के साक्ष्य मिले हैं, आप लोग कपास जानते हो, कपास से ज़्यादातर वस्त्र बनते हैं। उस समय जो वस्त्र का निर्माण होता है, इसका मतलब पता चलता है कि उस समय जो आपके बनावली के जो लोग थे कपास के साक्ष्य मिले, तो इसका मतलब है कि वहाँ के जो लोग थे या लोग होंगे वो वस्त्रों बनाने में भी निपुण होंगे, इसीलिए कपास की खेती करते थे। अगर कपास को किसी अन्य चीज़ों में तो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ ये है कपास का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब कपड़ों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये इतने थे आपके साक्ष्य मुख्य। अब प्रमुख साक्ष्य देख लेते हैं इसके अंतर्गत जो प्रमुख साक्ष्य हैं क्या क्या मिले हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला जो प्रमुख साक्ष्य में है वो आपका है हल की आकृति। ठीक है, हल सभी लोग जानते हो, हल जो खेती में काम आता है। दूसरा हमारा चित्रित मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन पर चित्र, जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर चित्रित मिले हैं। ठीक है, चित्र सहित मिले हैं। और तीसरा जो हमारा है सेलखड़ी व लिपियुक्त मोहरे, जो मोहरे थी उस समय आपकी लिखावट सहित थी। ठीक है, और चौथा आपका जो है तारांकित सड़कें हैं, यानी कि स्टार शेप में जो सड़कें बनी हैं वहाँ की तारांकित सड़कें हैं। और जो 5वें नंबर पे आपका है वो है पत्थर व धातु से बनी चूड़ियाँ इत्यादि, जो हैं यहाँ के प्रमुख साक्ष्यों में से पाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो प्रमुख साक्ष्य हैं ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, तो इनको जरूरी नोट कर लीजिएगा। बाकी हमने जो इसके ऊपर आपको हमने बता दिया है कि ये भी यहाँ से मिली हैं आपके बनावली से, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की जो हमने आपको बताया कि चान्होदड़ो और बनावली ये दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, तो इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और किसी को कोई अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़वाइए। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ ही टॉपिक और बचे हैं और इसके बाद आपकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होगा। तब तक आप लोग इसकी तैयारी करते रहें। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।